गई। जब भी पति के साथ रहने का मुझे अवसर मिला, मैं उनके साथ रही। कभी कभी सेपरेटेड क्वार्टर लेकर भी मुझे रहना पड़ा। सभी सैनिक परिवारों की तरह जीवन के अनेक पड़ावों पर काफी उतार चढ़ाव भी आए। सरल और कठिन सभी परिस्थितियों का मैंने जमकर सामना भी किया। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे दामाद एयरफोर्स में पायलट हैं और मेरा बेटा आर्मी में है। जवानों के परिवारों और वीर नारियों की देखरेख में मैंने अपना काफी समय व्यतीत किया। जैसा कि साक्षी ने अभी आप सभी को बताया कि मुझे कविताएं लिखने का शौक है। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। अधिकतर मैंने सामाजिक विषयों को उठाया है, जैसे बेटी बचाओ, सपना स्वच्छ भारत का, निर्मल गंगा, नारी सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम और वीर नारी पर भी मैंने लिखा। मैंने अपने जवानों पर और उनके परिवारों के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। कविताएं तो मैंने बहुत लिखी थी, परंतु पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया था। महामहिम केसरीनाथ त्रिपाठी जी, पूर्व गवर्नर वेस्ट बंगाल ने मेरी कविताओं को पढ़कर उनको प्रकाशित करने में मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ाया और उन्होंने फॉरवर्ड लिखकर मेरा हौसला भी बढ़ाया। मेरे पति ने भी दर्पण के प्रकाशन में मेरा भरपूर सहयोग किया। मुझे परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और पुराने गानों को सुनना और उन्हें गुनगुनाना भी मुझे पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं लिखने बैठ जाती हूँ। मेरा मानना है कि जीवन में आशावादी सोच और सकारात्मक रहना बहुत आवश्यक है। इसी में जीवन की सफलता है। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी मेजर जनरल संजय सोई को, जो हम सब के मन में जो सवाल होते हैं कि एक कवयित्री से पूछें, जाने कि उनके मन में क्या अनुभव होता है, उनके मन में क्या थॉट्स होते हैं जिनके चलते वो कविताएं लिखते हैं, उनकी रुचि कैसे बनी। मेजर जनरल संजय सोई आप लोग जानते होंगे कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, कुपवाड़ा की वादियों में, कारगिल में, एंड उनके इसी एक्सपीरियंस की वजह से ये काफी कनेक्ट कर पाते हैं मिसेस चंदेल के उनके अनुभवों से। तो आई विल हैंड ओवर जनरल संजय। थैंक यू साक्षी। इनफैक्ट मिसेस चंदेल, गुड इवनिंग। आपकी जो जर्नी है बहुत प्रेरणादायक रही। सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप ना सिर्फ एक वीर पत्नी है बल्कि एक वीरांगना मदर भी है, कि आपके दोनों दामाद और बेटा सेना और एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से आप सामाजिक विषयों पर कविताएं लिखते रहे हैं। जो चीजें हमसे डे टू डे में जुड़ी होती हैं उन चीजों को आप कवर कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कई कविता आपकी सुनी है, इसीलिए हमने सोचा कि बाकी जो हमारे मित्र हैं उनको भी इस चीज का फायदा मिले, कि वो भी आपके इस अनुभवों से और आपके इस जो हॉबी है, जो शौक है, उससे फायदा उठाएं। मैं अब एक चीज आपसे जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसी घटना या वाकया है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? कोई ऐसी चीज जो आपकी याद में हो, अनुभव में हो? ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हैं, पर एक घटना है जो कि मुझे हमेशा याद रहती है। हम लोग उस वक्त श्रीनगर बदामी बाग कैंट में रहते थे और यूनिट हमारी गुलमर्ग में थी। तो उस समय 99 की बात है ये, और उस समय हमारी यूनिट ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। तो उस ऑपरेशन का हम लोगों को कुछ पता नहीं था ज्यादा,
और उस ऑपरेशन में हमारे 3 जवान और एक हमारा ऑफिसर शहीद हुए थे। उस ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता यूनिट को मिली थी और हम लेडीज जो थे वो सभी चिंतित थी। सारी लेडीज, आज भी मुझे याद आता है वो दिन कि सब लेडीज, जब हमारी 3-4 दिन यूनिट में बात नहीं हुई थी, कितनी घबरा गई थी वो, और किस तरह का माहौल हमारे आसपास बन गया था। तो सारी अपना लेडीज बिस्तर लेकर के हमारे घर आ गई थी और यूनिट के सीईओ की वाइफ होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बन जाती थी कि उन लेडीज को हौसला देना और उनको संभालना। तो उस समय मैंने अपने दुख को न प्रकट करते हुए जिस तरह से उनको संभाला, आज भी अगर मैं उस वाकया को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस समय जो उन लेडीज के साथ मेरी बॉन्डिंग बंधी वो बहुत अच्छी थी। वो समय आज भी हम लोग याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस चंदेल। इनफैक्ट जो आपकी जो कहानी है, हालांकि मैं खुद फौजी हूँ, पर एक तरह से जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि एक फौज हम जैसे जानते हैं परिवार की तरह से है। हम लोग हमेशा एक परिवार के तौर पर रहते हैं, और खास तौर से जब इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हों, जो फैमिलीज हों, जो लेडीज हैं, खास तौर से न्यूली मैरिड लेडीज हैं जो आती हैं, आर्मी का परिवार ज्वाइन करते हैं, उस समय में एक सीईओ की वाइफ का बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर वो मजबूत है, सशक्त है, एक उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो जो सोल्जर है, सैनिक है, वो आगे जो अपना लड़ाई लड़ रहा है, जो सीमा पर काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसको बेहिचक कर सकता है। आपकी ये जो कहानी, जो आपका जो अनुभव है, इससे बहुत अच्छा हमें सीख मिली। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इतनी कविताएं लिखी हैं, आपने पूरी बुक लिखी है, उसके बाद भी आप लिखती रही कविताएं, तो क्या ऐसी कौन सी कविता है जो आपके दिल के सबसे करीब है? वो चीज आप कोई बताना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो मेरी सभी कविताएं मेरे दिल के नजदीक हैं, पर एक कविता जो मैंने अपने फौजी परिवारों पर लिखी थी वो मेरे दिल के सबसे नजदीक है। उसमें मैंने यही दिखाया था कि हम सैनिक पत्नियां किस तरह से हर परिस्थिति का सामना करके सफलता प्राप्त करती हैं, बच्चों को पालना, माँ बाप की देखभाल और सारे घर के काम, और किस तरह से पति का भी, पति के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, किस तरह से हम लोग सब बखूबी निभा लेते हैं, वही सब मैंने इस कविता में डाला था। कविता को शीर्षक दिया था सैनिक पत्नी। तो इतना तो समय नहीं है कि पूरी कविता मैं अपनी सुना पाऊं, और मैं चाहती हूं कि उस कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि जब रात के अंधेरे में चलती हैं आतंकवाद की आंधियां, तब जाग जाग कर पति की लंबी आयु के लिए दुआएं मांगती हैं ये पत्नियां। हर हालात का बहादुरी से सामना करती हैं ये पत्नियां, बधाई की सच्ची पात्र भी होती हैं ये पत्नियां। ऐसी लाखों में एक होती हैं सैनिकों की पत्नियां। ऐ ईश्वर, मेरी इस छोटी सी मन्नत को पूरा कीजो, अगले जन्म भी मोहे सैनिक की पत्नी ही कीजो, अगले जन्म भी मोहे सैनिक की पत्नी ही कीजो। बहुत मोटिवेटिंग कि अगले जन्म भी मोहे सैनिक की पत्नी ही कीजो। ये आई थिंक एक बहुत ही सोल्जर्स के लिए और हम सब के लिए बहुत ही मोटिवेशनल वाक्य है। तो जैसे आप ये लिखते रहे हैं, अभी जैसे आपने कई चीजें लिखी, सामाजिक विषयों पे लिखी, तो अभी आजकल क्या लिखा आपने? कोई नया लिखा हो या मौजूदा हालात पर आपने कुछ लिखा हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहें?
मैंने हाल ही में भी काफी कुछ लिखा है, और जब ये 370 आर्टिकल आया था उस समय भी उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। उसके बाद जो कश्मीर में हालात बने उस पर भी एक कविता मैंने लिखी थी। उसके बाद मैंने जनसंख्या पर भी अपनी कुछ भाव व्यक्त किए थे, और अभी जो मौजूदा हालात में ये वैश्विक आपदा आई है कोरोना, इस पर भी मैंने लिखा। और कोरोना सभी को पता है किस तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं और कितना ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उस समय मेरे मन में कुछ भाव आए, और उस लॉकडाउन को मैंने कुछ अलग तरह से देखा, क्योंकि मुझे लगा कि परिवार में बहुत अधिक सामंजस्य हो गया है। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मैंने उस पर कुछ पंक्तियां लिखी और उसको शीर्षक दिया, लॉकडाउन सुख परिवार का। तो उसमें भी मैं अंत की कुछ 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूं, जो मैंने अभी हाल ही में लिखी थी, कि घर पर रहकर काम करना कितना अच्छा चल रहा है। परिवार के साथ रहने का यादगार समय मिल रहा है। पहले से अधिक स्वस्थ हो गए हैं हम। अनेक दवाइयों से मुक्त हो गए हैं हम। पुरानी एल्बम देख जिंदगी के पन्ने पलट गए। एक दूसरे के साथ बिताए पल फिर से हमसे लिपट गए। कहाँ खो गए थे हम, क्या कर रहे थे? कहाँ खो गए थे हम, क्या कर रहे थे? लॉकडाउन में बस यादें समेट रहे थे। लॉकडाउन में बस यादें समेट रहे थे। क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट जो मैं सही बता रहा हूँ, शायद हम सबका यही रूटीन रहा होगा। मैं तो खुद वो पुरानी पुरानी एल्बम फोटो निकाली, शेयर की, और हमारे यहाँ जितने काफी मित्र हैं उन्होंने भी फोटो निकाली होंगी, देखी होंगी। अपनी शादी की एल्बम बड़े टाइम के बाद देखी हमने, के मौका ही नहीं मिल रहा था देखने का। और अपने कहीं गेट टुगेदर मीटिंग्स, और लोगों को अपने बचपन की फोटो फिर स्कैन करके फोटो खींच के भेजी, तो बड़ा मजा आया। और वापस कनेक्ट हुए हम लोग। नेचर का एक अलग मजा आ रहा है देख के, एनवायरनमेंट क्लीन है। तो वाकई में जो कविता है आपने जो बताए हैं, बहुत मजा आया सुनकर। और क्या जैसे आजकल जो जनरेशन है, मोबाइल वाली जनरेशन, बातचीत नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं या कुछ ऐसे हो रहा है। वैसे अभी फर्क पड़ा है, कोरोना से काफी फर्क पड़ा है। तो इसके बारे में आपको उनके लिए कोई मैसेज है या संदेश देना चाहेंगे? युवा भावी पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो अपनी जड़ों से और अपने संस्कारों से जुड़े रहें। अपने संस्कारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और कर्तव्य के प्रति सजग रहें। और कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसका डट कर मुकाबला करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो सफलता जरूर उनके कदम चूमेगी। तो मेरा भावी पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि अपने संस्कारों के साथ जुड़े और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें। नहीं, बिल्कुल सही। जो अपने संस्कारों के साथ जुड़ना, जुड़े रहना, क्योंकि ये चीज हम बीच में भूल गए थे। और वाकई में शायद ये हमें जो अपने हिंदुस्तानी होने पर दोबारा गर्व की फीलिंग आ रही है। ये बहुत जरूरी है, संदेश बहुत जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एक तो आपकी बुक पुरानी है, ये लिखा हुआ है जो आपने बुक है, और उसके बाद आपने इतनी कविताएं लिखी, जैसे आर्टिकल 370 पर लिखा, फिर अभी कोविड पर लिखा है। तो क्या पिछली बुक कहाँ मिल रही है, और ये जो आगे इसके लिए भी कुछ आपका विचार है कि कुछ और लिखने का या कुछ और बुक पब्लिश करने का?
ये जो मेरी पहली बुक दर्पण है, तो ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट सभी पर है, तो कहीं से भी ये ली जा सकती है। और जो आपने दूसरा सवाल मुझसे किया, तो मैंने बहुत कविताएं इस पुस्तक के बाद लिखी हैं, और इसमें भी मैंने ज्यादा सामाजिक विषय ही उठाए हैं और अपने फौजी परिवारों पर लिखा है। तो मैं सोचती हूँ कि इस साल मेरी दूसरी बुक जरूर पब्लिश हो, और उसके लिए मेरा काम बराबर चल रहा है। जैसे ये लॉकडाउन खुलता है, धीरे धीरे मैं इस पर प्रयास करूंगी, और आप सबकी शुभकामनाएं भी लेना चाहूंगी कि मेरी दूसरी बुक जल्दी पब्लिश हो और मैं उसे आप लोगों के समक्ष ला सकूं। धन्यवाद मिसेस चंदेल। इनफैक्ट मैंने पहली बुक तो पढ़ी है हमने, और कई बार आपके सुनी भी हैं कविताएं, तो आनंद बहुत लिया है। और अब हम अगली बुक के इंतजार करेंगे, जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, और उसके लिए आपको हमारी बेस्ट विशेस हैं। और अभी साक्षी को अब मैं हैंड ओवर करूंगा। मेरे तो बातचीत आपसे अभी खत्म है। ओवर टू यू साक्षी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डैड, एंड थैंक यू सो मच मिसेस चंदेल। बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, एंड मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। आई थिंक हमने घर में कभी इतने सालों में इतना टाइम नहीं स्पेंड किया होगा। छोटी छोटी चीजें होती है जो घर के काम होते हैं, कभी नहीं इतना एफर्ट, इतना टाइम साथ में नहीं किया। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, एंड होपफुली हम सब सेफ और हेल्दी इसको निकाल भी लेंगे। आपकी कविताएं बहुत ही अच्छी थी। अब मैं ओपन करूंगी, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो। चैट पे तो कोई क्वेश्चंस नहीं आए, पर अगर कोई पूछना चाहता है कोई सवाल मैम की कविताओं के बारे में, प्लीज फील फ्री। या कोई रिक्वेस्ट हो या सवाल हो कोई, तो वो देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है मिसेस उमा सुधेंद्रा की तरफ से। मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप अपना ऑडियो भी ऑन करके आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। डन। थैंक यू साक्षी। मिसेस चंदेल मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। एक तो वो 4 पंक्तियां जो आपने सुनाई वो तो बहुत ही बढ़िया था। आपने कहा कि आप वॉर विडोज के साथ काम करती हैं या करती थी पहले, और फैमिलीज के साथ भी काम किया है आपने। थोड़ा इसके ऊपर आप अगर बता सकते हैं कि कैसा काम किया है। और मैं लगे हाथ आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं एक संस्था के हिस्सेदारी में हूँ। मैं ये है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। इसका नारी शक्ति का जो विंग है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और काफी कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज हम भी करते हैं लेडीज के साथ वहाँ पे। बेसिकली ईएसएम ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपको जब भी हमारा अगला मीटिंग होगा इस साल में, मैं आपको वहाँ इनवाइट करना चाहती हूँ। तो ये इनविटेशन तो मेरी तरफ से आपको अभी से है। थैंक यू उमा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने मुझसे सवाल किया कि वीर नारीज का किस तरह से आप देखभाल करते हैं, तो वीर नारीज का किस तरह से हम लोग देखभाल करते हैं, जहां भी जैसे जो भी यूनिट्स हैं, तो उनमें हमारे यहाँ एक लिस्ट होती है वीर नारीज की, और उनके बच्चों की भी एक लिस्ट होती है। तो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी डिसेबिलिटी के बारे में, जैसे भी जो भी उनकी समस्या होती है, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वीर नारीज के लिए हमारे यहाँ अलग से फंड है, सब है, वो मिलता है हम लोगों को। और ज्यादातर जैसे ये मान लीजिए हमारे यहाँ बिहार, हमारी हस्बैंड की रेजिमेंट है बिहार रेजिमेंट, तो हम लोग बिहार रेजिमेंट पे ज्यादा काम करते हैं। तो बिहार में जैसे गांव गांव जाकर कि कितनी वीर नारियां हैं और किस तरह से हम लोग इनकी देखभाल कर सकते हैं,
कहाँ कहाँ से हम हेल्प लाके उनके बच्चों के लिए हम कोचिंग कराते हैं उनको कि ये एग्जाम में निकले, क्योंकि उनके बच्चे ज्यादातर क्या है कि वो सेना में ही आना चाहते हैं। तो उनको हम एनडीए के लिए और उनको हम भर्ती के लिए इस तरह की तैयारियां भी हम लोग कराते हैं उनको। और लेडीज का भी वेलफेयर देखते हैं। हमारे यहाँ बिहार में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि लेडीज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है हमारे यहाँ, तो उनको हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और कईयों का होता है कभी माँ बाप के यहाँ चली गई हैं, कभी इधर आ गई हैं, तो काफी कुछ करके हम लोगों को उस पर काम करना पड़ता है। तो एक तो हम लोग उस तरह से काम करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब रेजिंग डे वगैरह करते हैं हम लोग, तो उसमें हम उन वीर नारियों को जरूर इनवाइट करते हैं। उनके लिए हम टिकट भेजते हैं, वो आती हैं सब। उनको हम वहां पर जिस तरह से भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए गिफ्ट वगैरह देना तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी बात है, पर ज्यादातर हम क्या करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का वहां प्रयास करते हैं। तो वीर नारियों पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। हमारे हस्बैंड काफी सीनियर पद तक गए, आप सबके शुभकामनाओं से। तो मुझे बहुत मौका मिला वीर नारियों के साथ काम करने का, और अपने जवानों की वाइफ के साथ भी मैंने बहुत काम किया। हमारे यहाँ वेलफेयर सेंटर भी होते हैं, तो वीर नारियों को हम लोग जैसे ये सिलाई स्कूल वगैरह सब खोलकर वो भी सिखाते हैं उसमें हम लोग। तो इस तरह से हम उनको हेल्प करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं जनरल सोई से आपका कांटेक्ट डिटेल्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको अलग से आई विल कॉल यू एंड डिस्कस कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके साथ। थैंक यू उमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Perfect. Uma, I'll be sharing, and Mrs. Chandel, she has been doing a great job all over India, all India level organization है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Sakshi, over to you. Yeah. Thanks, Dad, and thank you, Uma ma'am. Thank you, Chandel ma'am. I think we would close the session over here. Apologies for initially the entire mess up that happened. Technology, still getting acquainted with the platforms. And join करने के लिए बहुत बहुत thank you. And yeah, that's all. Have a very happy weekend and stay safe. Thank you. Thank you, बहुत Sakshi. बहुत Lovely. धन्यवाद साक्षी। Super session. Thank you so much. Thank you. बहुत धन्यवाद साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। Chandel ma'am, आपके thoughts share करने के लिए. It was a very nice session. थैंक यू सो मच।